हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट जीत की जंग सीरीज आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब डिजिट सेम नहीं होती, डिजिट अलग होती है, बट रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि उस पैटर्न को हमें तैयार करना है, उस कॉन्सेप्ट को हमें तैयार करना है, किसी भी चीज़ को तैयार करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर हर दूसरे तीसरे दिन हम लगाते रहेंगे तो पैटर्न हमें तैयार हो जाएगा और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमें तैयार हो जाएगा। और जैसा कि जीत की जंग की सीरीज़ चल रही है और हमने आपसे बताया है कि इस सीरीज़ से हम आपसे दावा करते हैं कि 25 नंबर का पेपर यहीं से आएगा। आपके पेपर में 22 से 25 नंबर, हमारी जो ये 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो यहीं से आएगा। तो आप सभी लोग लगातार मेहनत से पढ़ते रहिए और हम कहते हैं 100% अगर आपने ये सीरीज हमारे साथ सॉल्व की है तो आप टेट के पेपर में 25 से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, 25 से कम नंबर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए फिर सभी लोग मेहनत से लगे रहो, पढ़ाई करते रहो क्योंकि टेट का पेपर बहुत करीब है और ये सीरीज बहुत तेज़ चलानी होगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए। ठीक, चलिए फिर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है। कह रहा किसी वस्तु के जो विक्रय मूल्य है और जो क्रय मूल्य है इनका अनुपात जो है वो 7:3 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 7:3 है। ठीक है, वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताइए। हमें जो अनुपात बताइए, हमें जो अनुपात बताना है वो वस्तु के लाभ पे और वस्तु के विक्रय मूल्य में बताना है। मीन्स हमें जो आपको रेशियो बता के देना है वो प्रॉफिट और एसपी में देना है। बात को समझते चलिएगा। हमें जो आंसर पूछा है उसने कहा है वस्तु के लाभ और वस्तु के विक्रय मूल्य में अनुपात बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। आप एक वस्तु 7 रुपये में बेचते हो और 3 रुपये में खरीदते हो। 3 रुपये की वस्तु आपने कितने रुपए में बेची है? 7 रुपये में बेची है। तो आपको लाभ कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का। बिल्कुल समझते चलिएगा। 3 रुपये में आपने एक वस्तु खरीदी है और उसको 7 रुपये में बेची है तो आपको लाभ होगा। लाभ हुआ तो कितने रुपए का हुआ? 4 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट और विक्रय मूल्य में आपसे रेशियो पूछा गया है। रेशियो क्या हो जाएगा? 4:7। देखिए कितना आसान है। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझ के ही अपना आंसर दे देना है सेकेंडों में। आगे बढ़ाया जाए भैया। चलिए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं, 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आएगा। सीपी और एसपी, जब भी आपके पेपर में लाभ या हानि प्रतिशत की बात करें, जब भी आपके पेपर में लाभ या हानि प्रतिशत की बात करें तो लाभ और हानि प्रतिशत तभी निकल सकता है जब आपके पास सीपी और एसपी दोनों होंगे। जब तक सीपी और एसपी नहीं होगा आप लाभ और हानि नहीं निकाल सकते हो। जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा, विक्रय मूल्य नहीं होगा, तब तक आप लाभ नहीं निकाल सकते हो और ना ही हानि निकाल सकते हो। क्योंकि जब क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा तभी आपको पता चलेगा कि वस्तु पर आपको लाभ हो रहा है या वस्तु पर आपको हानि हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों जो ये वस्तुएं हैं इनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, चलिए। अब कह रहा 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। आपने 100 संतरे खरीदे हैं कितने रुपए में? 400 रुपये में। ठीक है, 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं और जब उसने बेचा है तो कैसे बेचा? 60 रुपये में 12, 60 प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, मतलब आपके माइंड में सेट रहेगा, तो क्वेश्चन लाइफ में गलत नहीं होगा।
कह रहा 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं। तो आप दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले सामान लेते हो, बाद में रुपए देते हो। बस इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले हम सामान लेंगे और बाद में रुपए देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हम सामान ले लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, रुपए दे देंगे, ठीक। तो क्या हुआ, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए। सबसे पहले हमने 100 सामान ले लिया, मीन्स 100 संतरे ले लिए और बाद में 400 रुपये दे दिए। खरीदे गए मीन्स सीपी की बात हो रही है। हमने 100 सामान ले लिया और 400 रुपये दे दिया। आगे क्या कह रहा, और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं मीन्स एक दर्जन में 12, तो 12 वस्तु हमने ले लिया और 60 रुपये हमने दे दिया। बात क्लियर है यहाँ तक की। और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं मीन्स हमने 12 वस्तुएं ले लिया, बाद में रुपए दे दिए। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। बस आंसर आपका आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 12 चौको 4800, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं कितना, 6000। अब समझिएगा भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीपी वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितने रुपए आ गया, 4800 रुपये आ गया। और वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 4600 रुपये। मीन्स 4800 रुपये में आपने खरीदा था और 6000 रुपये में बेचा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का, 6000 माइनस 4800, मीन्स जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 1200 रुपये का। आपने 4800 रुपये की वस्तु को 6000 रुपये में बेच दिया, आपको लाभ हुआ कितने का, 1200 का। 1200 का लाभ हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी मीन्स क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4800। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 का नम 12 और 12 चौको 48, 4 से कटेगा 25 चौको 100, मीन्स आंसर आपका आएगा 25%, ठीक है। बताइए कोई परेशानी। बस आप इस कॉन्सेप्ट को बाबू ध्यान रखना कि सबसे पहले आप सामान लोगे और बाद में रुपए दोगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपका टेट में गलत नहीं होगा। और टेट 2021 में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक आएगा जरूर आपके पेपर में। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं जो हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, ठीक है। आइए कोई बात नहीं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्या है, 20% ज़्यादा हैं और 40% ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस संख्या को 100 मान लो, और ये 20% ज़्यादा है तो कितना, 120, ये 40% ज़्यादा है तो कितना, 140। बस अब पहली संख्या कितनी आ गई आपके पास, 120, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 140, तीसरी संख्या कितनी आ गई, 100। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब समझना, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। बहुत आसान है। पहली संख्या कितनी है आपकी, 120, दूसरी संख्या कितनी है, 140। इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है, 2 छंग 12, 2 सती 14। देखिए रेशियो बन गया। कुछ करना है बस बाबू, इस पे ध्यान रखना, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये गलत नहीं होना चाहिए। ये आप बस समझ लेना, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर गलत नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसने कहा दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, ठीक है। तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अगर कोई संख्या 100 से 20% अधिक है तो वो 120 हो जाएगी, और कोई संख्या अगर 100 से 40% अधिक है तो वो 140 हो जाएगी, ठीक है। जितना परसेंट अधिक होगा उसको 100 में जोड़ते हैं, जितना परसेंट कम होगा उसको 100 में माइनस करते हैं। क्लियर है बाबू? जितना परसेंट अधिक होगा उसको 100 में जोड़ते हैं, और जितना परसेंट कम होता है उसको 100 में घटाते हैं। जैसे कह देता कि कोई संख्या है जो तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। बात को समझिएगा,
तीसरी संख्या में ये कहा इससे अगर ये वाली 20% कम है और ये वाली 40% कम है, तो अगर 100 से 20% कम है मीन्स माइनस का 20 80 और ये वाली कितनी हो जाएगी 60। देखो अधिक है तो प्लस और कमी है तो माइनस, इसको भूलना नहीं। और देखिए रेशियो पूछा था, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमने रेशियो बना दिया। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या क्या है? वेरी गुड आंसर। आंसर कहाँ दिया आपने, है ना? दूरी बराबर n गुणे 2 पाई r, n गुणे परिधि, ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। दूरी बराबर n गुणे परिधि। तो भैया ये जो n है ये होता है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ठीक है। n बराबर होता है चक्करों की संख्या। अब जो परिधि होती है, अगर कोई वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r। अगर कोई वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r। तो परिधि क्या हो जाएगी? अगर परिधि की बात की जाए तो परिधि की जगह पर आप 2 पाई r लिख सकते हो, ठीक है। दूरी बराबर n गुणे परिधि। तो परिधि की बात की जाए तो परिधि की जगह पर आप 2 पाई r लिख सकते हो। हमें बताना क्या? पहिए की त्रिज्या मीन्स r बताना है, समझते चलना, हमें r बताना है, ठीक है। अब हुआ क्या? 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, n कितना है? 4000 बार चक्कर लगाते हो, 2 × 22/7 × r, यही तो है। अब जो त्रिज्या दी गई वो किस में दी गई है? मीटर में। त्रिज्या जो दी गई है आंसर पे देखो, जो त्रिज्या दी गई वो किस में दी गई है? मीटर में। और जो आपकी दूरी है वो किस में है? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। आइए, तो 60 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 4000 गुणे बाई 2 गुणे 22/7 गुणे r। हमें त्रिज्या निकालनी है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 1 2 3 1 2 3, ये कटेगा 15 चौको 60, ये कट गया। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 सते 105 बटे में 22 दूना 44, 44 से कटेगा, अब समझिएगा 44 से कटेगा, 105 को 44 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से काट दो भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 सत्ती 14, 2 पंची 10। अब ये कटेगा 2 से फिर से, चलो अच्छा काट दो, सीधे में लगता है 44 से डिवाइड करो, हटाओ सब कुछ। 44 दूना 88, 2 जा रहा तो आंसर यही बनना चाहिए हमारे हिसाब से। 1 हासिल गया 15, 15 से 8 जाएगा 7, 1 हासिल गया 9 से 8 जाएगा 1, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 3 बार में जाएगा, 3 0 0, 3 चौको 12, 4 बार में भी तो जा सकता था। ये किससे जाना? 44 से, सॉरी हाँ, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, नहीं जाता 4 बार में। 3 चौको 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 3 चौको 12 1 13, आंसर 2.38 आएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे भैया, यहाँ पे जो बचा था इसको फिर से लिखे दे रहे हैं, 15 और इस 7 का गुणा कर दो, 15 सते 105 बटे में 22 दूना 44 लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा 2.38 मीटर। सभी लोग को समझ में आ गया? देखिए हमें फॉर्मूला बताया आपको, दूरी बराबर n गुणे परिधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको बताया दूरी बराबर n गुणे परिधि, और परिधि अगर वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है ना, ठीक है। अब जो दूरी दी गई आपको वो किलोमीटर में दी गई, 60 किलोमीटर जो दूरी आपको दी गई है वो क्या दी गई? 60 किलोमीटर दी गई है, दी गई। और आपके जो आंसर दिए गए हैं वो देखो मीटर में दिए गए हैं। जो आपकी त्रिज्या दी गई है, आंसर दिया गया वो मीटर में दिया गया। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 किलोमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। n बराबर होता है चक्रों की संख्या, तो परिभ्रमण क्या है? 4000 बार चक्कर लगाता है, तो 4000 रख दिया, और 2 पाई का मान 22/7 7 रख दिया। त्रिज्या r हमें निकालना है, r को ऐसे रख दिया और कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। चलिए, बहुत समझाना पड़ता है आप लोगों को, थोड़ा सा जल्दी समझने का प्रयास करा करो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है जो हमें सॉल्व कराने हैं ना।
थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास किया करो आप लोग। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसीलिए हम आपसे बात नहीं करते हैं, सोचते क्वेश्चन सॉल्व करा लिया जाए उसके बाद आपसे बात किया जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत करीब है, वरना बच्चों का लॉस होगा। जितने बच्चों का पेपर है उनका तो बहुत लॉस होने वाला है। और जितने बच्चों के लिए प्रैक्टिस बैच इसलिए ज़रूरी है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं अगर उन्हें रिवीजन करना है तो उन्हें प्रैक्टिस करना है। किसी भी चीज़ का लगातार अपने दिमाग में सेट करने के लिए रिवीजन करना जरूरी है। आप चाहते हो ये चीज़ें हमारे दिमाग में सेट रहें, आप रिवीजन करते रहो, सारी बातें आपके दिमाग में सेट रहेंगी। तो रिवीजन जरूरी है, ठीक है। मैथ का रिवीजन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको आ तो जाता है लेकिन पेपर में लगा नहीं पाते। उसका कारण है क्योंकि रिवीजन नहीं करते। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मैथ को रोज़ आप 2 घंटे का समय दीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, हम गारंटी लेते हैं। कम से कम 2 घंटे तो दे सकते हैं मैथ को, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। मैं खुद कहता हूँ 2 घंटे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। 2 घंटे 6 महीने अगर आपको मैथ नहीं आती, मेरी गारंटी है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो या हमसे ऑफलाइन पढ़ते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर मैथ नहीं आती है, आप 2 घंटे 6 महीने हमें दीजिए और मैथ के आप बादशाह होगे। समझ गए? मैथ के बादशाह हो गए, मेरी गारंटी है। लेकिन पर डे 2 घंटे और 6 महीने तक रेगुलर, किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी सिखा पाएंगे। मैथ सिखाने के लिए रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस सब कुछ ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस से हम सब कुछ करा सकते हैं। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ सीख चुके हैं हमसे। बहुत सारे बच्चों ने मैथ सीखा, ऐसा नहीं है। हम 3 साल से मैथ ही सिखा रहे हैं बच्चों को, और बहुत सिखाया भी। लगातार मैथ सिखाते जा रहे हैं और बच्चे सीखते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान ना हो, अगर मैथ नहीं आती तो आप जुड़ते रहो, हम एक ना एक दिन आपको मैथ सिखा के ही रहेंगे 100%। आपके जितने भी बच्चे आपको जानने वाले वीक हैं, वो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो भी परेशानियां हैं, वैसे बच्चों को आप ऑनलाइन जोड़िए और हम ऑनलाइन में बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर से बेहतर मैथ पढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, और तब जाके उन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो मेरा नाम लेंगे ना। तो आपके पास जितने भी जानने वाले हैं जो वीक स्टूडेंट हैं और वो कोचिंग ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सबके पास, ऐसा नहीं कि सभी लोग राजा के घर में ही जन्म लिए हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि राजा के घर में जन्म लेने वाला ही पढ़ाई करे। पढ़ाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो राजा के घर में जन्म लेने वाला अगर पढ़ सकता है तो गरीब के घर में भी जन्म लेने वाला पढ़ सकता है। हम उसे फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बेसिक से कोर्स चलाएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन वो रेगुलर हमारे साथ जुड़ा रहेगा तभी, ठीक है। तो आपके जितने भी जानने वाले हैं उन सब लोग को जोड़ दो, जब जहाँ भी हैं आप सबको जोड़ो, कितने भी दूर हों, हम सबको अपने पास बुला लेंगे और उन्हें मैथ सिखा देंगे, नौकरी दिला देंगे। चलें, आइए। हाँ, आप कहेंगे नहीं तो सजीद सिलेबस लेट हो रहा है हमारा। टेट वाले बच्चे बहुत परेशान है भैया। एक दुकानदार को 46 में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? कल ही हमने बताया था आपको, अगर 2 SP दिया गया है, 2 बार एक किसी वस्तु को बेचा गया है, तो SP1 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। एक वस्तु को 46 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है? 8% का नुकसान होता है, तो 100 से 8 घटा दो, क्या हो जाएगा? 92 बराबर SP2। अब क्या करें? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर उसे 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 106 कर दो, कैंसिल आउट करो। 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 46 से 46 कट जाएगा, 53 इधर आ जाएगा, मीन्स SP2 बराबर आ जाएगा 53 रुपये। बस आप वैल्यू पुट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार ये भी टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं बार बार क्वेश्चन पे टिक लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ। आप कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक टीवी, देखिए वही क्वेश्चन, एक टीवी 8500 रुपये में बेचने पर क्या होता है? 15% का नुकसान होता है, तो 100 से 15 घटा दो। 5% का नुकसान, 5% का लाभ उठाने के लिए टीवी को कितने रुपए में बेचना चाहिए? जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ोगे, जब नुकसान होगा तो 100 में घटाओगे। पहले जब 8500 रुपये में बेचते तो 15% का नुकसान होता, तो 8500 रुपये में बेचे, 15% का नुकसान हुआ तो 100 माइनस 85।
5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, 5% का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10,500 बराबर SP2, तो 10,500 रुपये आ जाएगा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। बताइए कितना आसान है, आगे बढ़ाया जाए। आइए ये क्वेश्चन आप लगाना है, ये क्वेश्चन आप लगाना है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 36% कम है, ठीक है। चलो इसको बता देते हैं। एक संख्या, दो संख्या भी वैसा ही क्वेश्चन है, तीन संख्या, ये इससे कितना कम है, 25% कम है, और ये इससे कितना कम है, 36% कम है। बात क्लियर है। चलिए अब हमने इस संख्या को 100 मान लिया, अगर इससे ये 25 कम है तो कितना होगा, 75, ये इससे 36 कम है तो कितना होगा, 64। देखो सारी संख्या आ गई। कहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, क्रमशः 25% कम है तो 75, 36% कम है तो 64। तो आगे क्या कह रहा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये तो गलत लिख दिया है, हमें लगता है लास्ट वाली लैंग्वेज थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये ऐसे लैंग्वेज करो, मैं बताता हूँ। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ऐसे कर लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, यहाँ से लैंग्वेज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इससे ये कम है, वो गलत लिखा हुआ था, कहता पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, अरे दूसरी पहली वाली ज़्यादा है दूसरी से, तो हमने लैंग्वेज चेंज कर दी। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले आप निकालो कि कितना कम है, कितना कम है भैया, 11 कम है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 11 × 100 बटे में 75। हमें लगता है क्वेश्चन कुछ गलत ही है ये, क्योंकि आंसर आएगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं ये, तो फिर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है इसमें फिर भैया। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 36% कम है। 6 4 10 का 0 अच्छी लगाए, 6 3 9 10 25 75 100। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलो आंसर नहीं आ रहा, आंसर अपना बनाओ, छोड़ो। कितना कम है भैया, ये 11 कम है, ठीक है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कम कितना है, 11। प्रतिशत में 11 × 100 बटे में प्रथम 75, जिससे कहता है देखो पहली संख्या से जिसके साथ का और सा लगा होता है उसकी वैल्यू ही बटे में जाती है। तो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, जिसके साथ का और सा लगा होगा उसकी ही वैल्यू बटे में जाएगी। तो पहली संख्या से पहली के साथ सा लगा उसकी वैल्यू बटे में जाएगी। 25 × 75, 25 चौको 100, तो 11 चौको 44 बटे 3%। यही आंसर बना दीजिए आप, ये सब काट दीजिए, 44 बटे 3%। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कराई है, इस लैंग्वेज को चेंज करने के अनुसार आप आंसर बना दीजिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। जो लैंग्वेज हमने कराई है आप उस लैंग्वेज पे क्वेश्चन लगाओ। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। आइए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त है और लघुत्तम समापवर्त है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। पहली संख्या, यदि एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या आपको दी गई 24, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है कितना, 240। काट दो भैया, 24 से करना 24, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 120। ये देखिए आ गई दूसरी संख्या। क्लियर है सभी लोगों को। ये फार्मूला याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत लगा लोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उनके परिमापों का अनुपात बताइए। एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, ठीक।
अब दो वर्गों के क्षेत्रफल है a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। जब भी कोई संख्या अनुपात में हो तो इसका मतलब वो बटे में है, 16/9। दो वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, ठीक है। तो a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से a1 अपॉन a2 दोनों तरफ से स्क्वायर हटेगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 4/3। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 3 है, ठीक। a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर। a1 और a2 कितना है, 16:9 है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 16:9। तो a1 क्या है, 16 है, और a2 कितना है, 9। तो वर्ग हटाओगे तो इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट के बाहर 4 और 3 आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, इस अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा, ठीक। उनके परिमापों का अनुपात बताना है। इनका परिमाप मीन्स 4a1 अपॉन 4a2, यही तो है। a1 की वैल्यू क्या है, 4×4 बटे में 4×3। देखिए 16:12 होगा, 4×3 12। देखो उन्होंने कैंसिल आउट नहीं किया है, कोई परेशानी नहीं, तो आप भी कैंसिल आउट मत करो। आप कह रहे होगे सर जी 4 चौको 16, 4×3 12 कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, हमें पता है कट जाएगा, और आप ज़्यादा विद्वान हो, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने नहीं काटा है तो हम कैसे काट सकते हैं। उन्होंने 16:12 आंसर में दिया, आप भी 16:12 करो। वो इसी आंसर को 4:3 लिखते तो आप 4 चौको 16 और 4×3 12 काट देते, ठीक है। जब उन्होंने नहीं काटा तो आप भी मत काटो। चलिए आगे बढ़ाया जाए। ये हमने a1 मीन्स भुजा और a2 मीन्स भुजा, तो 4a1 अपॉन 4a2 परिमाप 4a होता है, मीन्स 4 गुणे भुजा होता है। आइए, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है। साधारण ब्याज क्या होगा। वाह, ये तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है और साधारण ब्याज पूछा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन वैसे आपके टेट में डालना नहीं चाहिए था, जिन्होंने सेट किया थोड़ा सा गलत टेट सेट कर दिया है। और CI हमें 205 दे रखा है, ठीक है। अगर हम 5% का फ्रैक्शन बना लें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 बन जाएगा। और हमें पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, 2 वर्ष हैं, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहले वर्ष आपका प्रिंसिपल 20 है और ब्याज 1 है, तो 20 और 21 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो, 20 और 21। तो ये 2 वर्षों का जो प्रिंसिपल होगा वो 400 यूनिट होगा और जो अमाउंट होगा वो 441 यूनिट होगा। ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वही ब्याज होता है, 41 यूनिट। ये हमारा ब्याज है। ब्याज का मान दिया गया 41 यूनिट बराबर दिया गया 205, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5। मीन्स अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 400 गुणे 5 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 2000, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 2000। और जब प्रिंसिपल आ गया तो इसके ऊपर साधारण ब्याज निकाला जा सकता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। आ गया, देखिए कितना साधारण ब्याज आया, 200 रुपये। ये साधारण ब्याज आ गया। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी कौन सा गेम खेल दिया आपने, हम तो समझ नहीं पाए। देखो भैया, हमने सबसे पहले 5% को फ्रैक्शन में बदला। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है। कैसे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा तो कटेगा 5 × 5, 5 दूनी 10। फिर हमने क्या किया, ये जो समय दिया गया 2 वर्ष दिया गया, तो नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला आपका ब्याज होता है। नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, ब्याज। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे 2 साल के लिए। तो पहले वर्ष प्रिंसिपल 20 है और प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ दोगे तो आपको मिश्रधन मिलेगा, ठीक, तो 21 हो गया। दूसरे वर्ष भी 20 और 21 रहेगा। इन दोनों का गुणा कर दो 400, इन दोनों का गुणा कर दो 441। जब प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस लिया जाता है, जब प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस लिया जाता है तो आपको ब्याज मिलता है। तो 400 से 441 माइनस कर दिया गया तो ब्याज कितना आ गया, 41 यूनिट आ गया। 41 यूनिट आ गया। 41 यूनिट का मान आपको दिया गया ब्याज 205, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया 41 यूनिट बराबर 205, 1 यूनिट बराबर 5।
तो ये प्रिंसिपल आपका 400 यूनिट है, 400 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 2000, और यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर है, कुछ भी हो, एक आयत है और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 27, लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दे रखा है 27, ठीक है। इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखो हम तो अपने मन में ही कर डाले, इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखो 3 और 3 त्रिक का 9, और देखो इन दोनों का गुणा ही क्षेत्रफल है, 9 त्रिक 27, मीन्स LHS बराबर RHS है, और जब LHS बराबर RHS हो तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही है। लंबाई कितनी दिया 9, चौड़ाई कितना दिया 3, आयत की परिधि पूछा है 2L + B, तो 9 + 3 गुणे 2, 9 3 12, 12 दूना 24, ये आ जाएगा आपका आयत की परिधि। बताइए कोई परेशानी है, कहीं पर कोई दिक्कत है? ये हमने अपने माइंड में तोड़ दिया। L × B बराबर 27, तो उसने कहा जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना है, तो इसके 3 गुना कर दिया गया, और 3 9 27, हमने देखा 27 बराबर 27, LHS बराबर RHS। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग आकार कहते हैं। इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन होगा किसी दिन। अभी हम सोच रहे हैं थोड़ी सी जो पेडागॉजी आपके पेपर में आती है मैथ की, टेट की, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, एक क्लास पढ़ा दूंगा। तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग आकार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा? कहाँ से? 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा, इकाई का अंक 1 या 9 होगा। जैसे क्या? जैसे 1, फिर 9, फिर 21, फिर 29, फिर 31, फिर 39, फिर 41, फिर 49, 51, 59, 61, 69, 51, 71, 79, इसके बाद तो 80 आ ही जाएगा। तो ये कितनी संख्याएं आ गई ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं आ गई। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। बटे में क्या आएगा, संख्याएं फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या देखिए क्या कहा, 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 हो, 1 या 9 हो, मतलब 1 हो सकता है और 9 भी हो सकता है, कोई भी हो। तो जैसे पहली संख्या 1 है तो 1 ही होगा इकाई का अंक, 9 है तो 9 है। इसके बाद 21, फिर 29, 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29, उसके बाद 29 ही आएगा, फिर 31, फिर 39, फिर कोई और संख्या 41, फिर 49, फिर 51, फिर 59, फिर 61, फिर 69, फिर 71, फिर 79। आपके अनुसार और कोई संख्या होगी? आपके अनुसार कोई और संख्या होगी? 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा? तो 14 आंसर आया, 14% संख्याओं में होगा। हमारे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए। आप बताइए, आप भी कुछ सोच लीजिए, अगर कुछ आपको लग रहा हो मिस्टेक या डाउट हो तो बताइए। उसने कहा 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है? 1 या 9 होना चाहिए, ठीक है, 1 या 9 होना चाहिए। तो हमने कहा पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 9 है। अच्छा 1 2 छूट गई हैं चलो बता दिए, अच्छा किए। कौन सी छूट गई है? 1 9 11 19। देखो अभी छूट गए थे, भी गलत आंसर आ जाता। देखिए हम पेपर कभी सॉल्व करके तो आते नहीं है, मुझे खुद नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हमें खुद पता नहीं रहता कि इसका आंसर क्या आएगा। हम जो भी सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही मान लेते हैं, ठीक।
तो देखिए 1, 9, 11, 19, अब कितनी संख्याएं हो गई? 16। अब 16 संख्याएं हो गई। 16 गुणे 100/80, ये 16 पंचे 80, 5 दूनी 10 है 20%। देखो नहीं तो अभी गलत हो जाता, अभी गलत पढ़ लेते फिर समझ में आता बाद में, फिर कमेंट करते हैं कि सर जी आप तो गलत पढ़ा दो सब कुछ। देखिए ये वाली संख्या छूट गई थी 2। उसने कहा था कि इकाई का अंक 1 या 9 हो, तो हमने वही संख्याएं लिखी जिनका इकाई का अंक 1 या 9 है, उन संख्याओं को गिन लिया है, उनको प्रतिशत में बदला है, तो जितनी संख्याएं उससे भाग दे दिया, जितनी संख्याएं उससे भाग दे दिया। चलें आगे बढ़ें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 130 नंबर। यहीं से क्लास स्टॉप होगी, बस इसको समझ लीजिए। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीद की दर से खरीदी हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एसपी भाव। देखिए हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, मीन्स ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी ये क्वेश्चन बार बार इस सीरीज में आ रहा है। 100 ± x/100, ठीक है। और भाव बराबर क्या होता है? भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर। चलिए अब समझिएगा, एसपी भाव बराबर सीपी भाव 100 ± x/100। अब क्या कह रहा है? एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीदी मीन्स 1 रुपए में 7 खरीदी। 40% का लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ दीजिए, 100 140/100। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? 1 रुपए में n टॉफी बेचे। हमेशा ऊपर प्राइस होगा, नीचे नंबर होगा। उसने कहा 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीदते हैं, तो 1 रुपया ऊपर लिख दिया, नीचे क्या नंबर, 7 टॉफियां खरीदते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया और 7 दूनी 14 काट दिया, 2 1 9 2, 2 पंची 10 काट दिया, तो n बराबर कितना बचा? 5। तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? 5। बात समझ गए? इस फॉर्मूले को भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टेट के लिए, आपके टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत से लगे रहो और लगातार क्लास को शेयर करते रहो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। आज टेट स्पेशल की नोट्स भी जारी कर दी गई है, जो 700 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसकी एक अलग से नोट्स जारी की गई है। अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, उसे नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। और जो मेन हमने एक चीज़ सोचा है, लगभग 4-5 सेट कराने के लिए, वो भी बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको पढ़ा के फिर 3-4 सेट इंपॉर्टेंट करा देते हैं, जिससे आपके पेपर में वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। हम चाहते हैं कि वो 3 पेपर या 4 पेपर आपको कराएंगे, वहीं से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपके पेपर में रखे हों। इतना टारगेट करके हम उस सेट को कराना चाहते हैं। तो अगर आप लोग साथ में जुड़े रहोगे तो हम बहुत जल्द ही आपको सफलता के चरम पर पहुँचा देंगे और इस बार आप सफल हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।